समझते हो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या चीज होता है कि जो एग्रीगेट है उसके भीतर में ये पानी सूखा हुआ है, पानी यानी कि मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है इसके भीतर में। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि सरफेस पर मॉइस्चर कंटेंट है, सरफेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द रिजल्ट में। मैं प्रिंस पांडे। भाई मेरे आप लोग को हमने बताया फ्लैकी एग्रीगेट एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। कुछ बच्चों को फ्लैकी एग्रीगेट और इलोंगेटेड एग्रीगेट मेरे भाई समझ में नहीं आया था, थोड़ा सा उसको ध्यान से थोड़ा सा देर समझे, आपको समझ में आ जाएगा। फ्लैकी एग्रीगेट में हमने थोड़ा सा वहां पे आपको क्या बताया था, देखो थोड़ा सा ध्यान से। हमने बोला था कि जो साइज ऑफ एग्रीगेट होगा, जो में उसका लिस्ट डायमेंशन होगा, व्हेन द लिस्ट डायमेंशन ऑफ द एग्रीगेट इज लेस देन 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन। 3/5 या इसी को कहीं कहीं 0.6 भी लिखेगा, 5 6 30 0.6, या कहीं कहीं इसको 600 कितना हो जाएगा 600% भी इसको लिख सकता है, 60%, सॉरी 60% भी इसको लिख सकता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। यानी कि व्हेन द साइज ऑफ एग्रीगेट, व्हेन द लिस्ट डायमेंशन, साइज नहीं लिस्ट डायमेंशन, लिस्ट डायमेंशन क्या होगा, उसका थिकनेस होगा। हमने बताया था कि जो फ्लैकी होगा वो पतला पतला होगा, तो थिकनेस को हमने बोला था कि जो थिकनेस होगा वो लिस्ट डायमेंशन वो 3/5 से यदि छोटा हो रहा है तो वो एग्रीगेट क्या होगा, फ्लैकी एग्रीगेट होगा। ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ये समझ में आ गया। उसमें क्या चीज था इलोंगेटेड में, इलोंगेटेड में था कि लॉन्गेस्ट डायमेंशन उसका यानी लेंथ जो होगा वो मीन डायमेंशन का, जो मीन डायमेंशन हम लोग निकाल रहे थे उसका 9/5 क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, वही इलोंगेटेड एग्रीगेट होगा। यहां पे 9/5 जो था ये समझना थोड़ा सा, 9/5 या इसी को 1.8 या इसी को क्या 180% हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा सा पॉइंट रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आपके रहेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भाई थोड़ा थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट में हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो एग्रीगेट है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। यहां से 6 नंबर में क्वेश्चन आपका एकदम हूबहू टच करेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट या पूछ देगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट। तो ये आप थोड़ा सा समझें इसको। पहला है साइज। हमने आपको बताया था साइज के अकॉर्डिंग एग्रीगेट को हमने बांटा था, एक कोर्स एग्रीगेट होता है, एक फाइन एग्रीगेट होता है। उसमें हमने साइज के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड किया था। यहां क्या कह रहा है कि लॉन्गर साइज एग्रीगेट ऑक्युपाइज लेस एरिया, यानी कि जो लॉन्गर साइज एग्रीगेट होगा वो लेस एरिया तो कंजप्ट करेगा, वहां पे लेस एरिया ऑक्युपाइज करेगा। एंड कंजप्शन ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज ऑल्सो लेस, बट सीमेंट भी वहां पे लेसे होगा। यानी कि कह रहा है कि जो बड़ा बड़ा एग्रीगेट होगा, लार्ज साइज का एग्रीगेट होगा, वो एरिया तो कम करेगा और सीमेंट भी कम लेगा। बट जो स्मॉलर साइज के एग्रीगेट होंगे, इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो स्मॉलर साइज के एग्रीगेट होगा वो एरिया तो ज्यादा छेकेगा और सीमेंट भी है ज्यादा लेगा। यानी कि स्मॉलर साइज एग्रीगेट ऑक्युपाइज लार्ज एरिया एंड कंजप्शन ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड मोर। थोड़ा सा इसको समझो। एग्रीगेट को हमने बताया था, देखो थोड़ा सा सीमेंट पे हमने बताया था कि पार्टिकल को साइज जैसे ही आप बढ़ाओगे सरफेस एरिया इसका बढ़ जाएगा। पार्टिकल को तोड़ेंगे हम लोग, जैसे ही तोड़ेंगे उसको तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। वही चीज कह रहा है कि लार्जर यदि लॉन्गर साइज एग्रीगेट है तो ऑक्युपाइज लेस एरिया तो करेगा और सीमेंट भी यहां पे लेस होगा। इसमें देखो सरफेस एरिया जैसे ही इंक्रीज करता है, फाइननेस बढ़ता है और स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये थोड़ा सा चलेंगे हम लोग वहां सरफेस स्ट्रक्चर में तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। लॉन्गर साइज एग्रीगेट ऑक्युपाइज लेस एरिया एंड कंजप्शन ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड आल्सो लेस। स्मॉलर साइज एग्रीगेट ऑक्युपाइज लेस एरिया एंड कंजप्शन ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड मोर होगा, ठीक है। अब चलेंगे शेप ऑफ एग्रीगेट में। तो शेप ऑफ एग्रीगेट में क्या हो जाएगा कि राउंडेड शेप एग्रीगेट मेरे भाई हैज हाई वर्केबिलिटी। राउंडेड शेप एग्रीगेट में हमने आपको बताया था कि इसका वर्केबिलिटी क्या होता है, हाई होता है, बट स्ट्रेंथ इसका लो होता है। वही चीज लिखा गया है कि राउंडेड शेप एग्रीगेट हैज हाई वर्केबिलिटी बट स्ट्रेंथ इज लो बिकॉज सरफेस इज स्मूथ। क्योंकि सरफेस स्मूथ है, बॉन्डिंग अच्छा से नहीं बना पाएगा, सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट के बीच में परफेक्ट बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा, तो स्ट्रेंथ कहां से आएगा, वही चीज लिखा गया है। एंड एज इज राउंडेड, एज राउंडेड है। एंगुलर शेप एग्रीगेट देखो, जब उसका सरफेस यदि राउंडेड है तो इंटरलॉक नहीं कर पाएगा एक दूसरे को सीमेंट पेस्ट अपने में। सीमेंट जो पेस्ट होगा और एग्रीगेट होगा एक दूसरे को
इंटरलॉकिंग नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा रफ रहता तो क्या होता है, इंटरलॉकिंग वहां पे हो जाता और बॉन्डिंग बढ़िया हो जाएगा। तो एंगुलर शेप एग्रीगेट हैज लो वर्केबिलिटी, जो एंगुलर शेप एग्रीगेट होता है वर्केबिलिटी तो इसका लो होता है, थोड़ा सा मिक्सिंग करने में भार तो पड़ता है, बट स्ट्रेंथ इज हाई बिकॉज सरफेस इज रफ एंड एज इज शार्प, सरफेस रफ है वहां पे इंटरलॉकिंग अच्छा से होगा, बॉन्डिंग परफेक्ट बनेगा सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट के बीच में, तो आपका स्ट्रेंथ भी हाई आएगा। ये हो गया दूसरा। तीसरा चीज देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम लोग हमको बताओ थोड़ा सा आप लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, आप अपने माइंड में थोड़ा समझो। स्पेसिफिक ग्रेविटी को थोड़े से ध्यान में लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग 8वें 9वां में पढ़ चुके हैं। रिलेटिव डेंसिटी होता है, क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है। ये रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज होता है, थोड़ा सा उसको समझने वाली बात है। रिलेटिव डेंसिटी देखो क्या होता है कि किसी मटेरियल, इसको हम लोग जी से सूचित करते हैं, हम लोग इसको जी से डिनोट करते हैं, और जी जो होता है वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यानी डेंसिटी ऑफ, रो से डिनोट करते हैं डेंसिटी को, डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। यही चीज लिखा गया है, इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ मटेरियल, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल टू द स्टैंडर्ड वेट ऑफ लिक्विड। इसी को थोड़ा सा ध्यान से समझो, एक और डिफिनेशन लिखा गया है आपका, इट मे बी डिफाइंड एज द यूनिट वेट ऑफ मटेरियल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, यानी इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो, यहां होगा रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ मटेरियल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। जो यूनिट वेट होगा, डेंसिटी जो इसका होगा, यानी रिलेटिव डेंसिटी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये समझ जाओ थोड़ा सा, क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है विद रिस्पेक्ट किसके, वाटर के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो, इट इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, वही लिखा गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका जितना ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही हाई होगा। थोड़ा सा इसको हम और समझेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो हमने बताया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी से या एस से भी सूचित किया जाता है कहीं कहीं, तो एस जो होगा वो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल, कोई मटेरियल है उसका डेंसिटी, और बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल को ऐसे ही छोड़ो, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है मेरे भाई, तो ये 1 यहां पे हम लोग लेते हैं, 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है, वहां पे ले लेते हैं हम लोग 1 ले लेते हैं यहाँ पे, या 1000 जिसको कर लो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है इसका, ठीक है। 1 हम लोग वहां ग्राम पर सीसी में ले लेते हैं, यहाँ पे 1000 हम लोग केजी में लिए तो 1000 कर लिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा यहाँ पे जो मटेरियल्स यहां हो जाएगा, मटेरियल्स डेंसिटी ऑफ मटेरियल बराबर स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 1000 लिए थे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यदि हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर से यदि हम लोग यहाँ पे गुना कर देते हैं तो यही मेरा क्या निकल जाता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल निकलता है। ये रिलेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ दिया गया है, जैसे कि सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 दिया गया है, 3.15 दिया गया है। कोर्स एग्रीगेट का है कितना, 2.65 और 2.8 है। इसको थोड़ा सा देख लेना, सीमेंट वाला थोड़ा सा डाउट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन 3.15 होगा। फाइन एग्रीगेट का 2.5 से 2.65। देखो इसमें क्या होता है कि 2.5 से लेकर के 2. लगभग 3 तक होता है, 2.6 से लगभग 2.3 तक है, 2.45 से इसी होता है, और जो इसका एवरेज होता है वो 2.68 होता है। इसको ध्यान में रखना, एवरेज डेंसिटी, एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.68 होता है। केरोसिन का 0.8 होता है, मरकरी का 13.6 होता है, वाटर का 1 होता है। तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1 होता है। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया होगा। गोल्ड का 19.3, वुड का 0.65 होता है। अब थोड़ा सा देखो, सबसे ज्यादा मरकरी का है यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसमें देखो समझने वाली बात क्या चीज है कि यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी का दे देगा और डेंसिटी ऑफ मटेरियल पूछ देगा, उस मटेरियल का डेंसिटी बताओ। तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये फॉर्मूला याद रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यहां पे हमने देखा कि वुड का कितना है, वुड का हमने देखा 0.65, तो 0.65 इंटू 1000 करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 650 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वुड आ गया। ये सब थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, थोड़ा इसको ध्यान में रखना, ठीक है। एक होता है
वेट पर यूनिट वॉल्यूम स्पेसिफिक वेट होता है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। ये सारे चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला चीज है डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा। डेंसिटी क्या चीज होता है, तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। वही चीज लिखा गया है, मास ऑफ एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी बोले या इसी को बल्क डेंसिटी या मास डेंसिटी बोला जाता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसमें देखो थोड़ा सा मटेरियल्स जो है, सीमेंट का डेंसिटी 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। इसका देखो यहाँ पे इसका रिलेटिव डेंसिटी था मेरे भाई, ये मटेरियल का था, यहाँ भी वाटर का था या लिक्विड का, कोई भी लिक्विड रहे, तो उसका रिलेटिव डेंसिटी जो था यहाँ पे, तो इसका बताओ यूनिट क्या होगा। तो ये दोनों तो डेंसिटी है, तो यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस होता है। फाइन एग्रीगेट का 1440 और ये मीडियम रिवर सैंड का 1520, कोर्स रिवर सैंड का 1600, कोर्स एग्रीगेट का 1450 से 2082 वेरी करता है। पीसीसी का 2400 होता है, आरसीसी का 2500 होता है, वाटर का 997, लेकिन हम लोग 1000 मान लेते हैं। ये सब जो वैल्यू है वो केजी पर मीटर क्यूब में आपका दिया गया है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग थोड़े से आगे चलते हैं, सरफेस टेक्सचर और भी चीज है, वाटर एब्जॉर्प्शन है, ये सारे चीजों को हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आगे मेरे भाई। इसमें एक और प्रॉपर्टीज है आपका सरफेस टेक्सचर। सरफेस टेक्सचर क्या होता है, तो टेक्सचर का मतलब होता है विजुअल अपीयरेंस, यानी कि उसका सरफेस कैसा दिख रहा है। सरफेस टेक्सचर मतलब कि सरफेस उसका कैसा है, उस पर डिपेंड कर रहा है एग्रीगेट। विजुअल अपीयरेंस ऑफ एग्रीगेट इज कॉल्ड सरफेस टेक्सचर। एग्रीगेट शुड बी फ्री फ्रॉम क्ले। एग्रीगेट जो होना चाहिए वो क्ले से फ्री होना चाहिए। क्ले का हमने साइज बताया था 0.002 mm से छोटा जो होगा साइज एग्रीगेट का, वही क्ले होता है। तो फ्री फ्रॉम क्ले, क्योंकि ये रिएक्शन करता है एग्रीगेट इस सब से, और क्ले जो होता है वो हानिकारक होता है बॉन्डिंग के लिए। An aggregate with rough porous texture is preferred because it can increase aggregate cement bond by 75। यानी एग्रीगेट हम लोग प्रिफेयर करेंगे कैसा, रफ एग्रीगेट। जो सरफेस होगा देखने में, यदि रफ सरफेस है, हम लोग को देखने में लग रहा है एग्रीगेट की उसमें सरफेस क्या चीज है, रफ है, स्मूथ नहीं है, यानी सरफेस होगा तो हम लोग उसका यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यूज करने से जो सीमेंट और एग्रीगेट के बीच में बॉन्डिंग होगा वो 25% इंक्रीज हो जाता है, एंड कंसिक्वेंटली में इंक्रीज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सर स्ट्रेंथ अप टू 20%। यानी कि और क्या चीज इंक्रीज होता है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे क्योंकि एग्रीगेट और ये कंक्रीट मिला करके बोल रहा है। और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ मतलब कि बेंडिंग स्ट्रेंथ भी उसका 20% लगभग इंक्रीज कर जाता है। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा देख लेना, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, अप टू हाई लेवल थोड़ा सा पढ़ रहे हो तुम लोग। ग्लासी सरफेस यदि होगा, देखने में लग रहा है ग्लासी सरफेस है तो ब्लैक फ्लिंट इसका एग्जांपल है। यदि स्मूथ सरफेस है तो वो ग्रेबल या मार्बल होगा। ग्रेनुलर सरफेस यदि दिखने में लग रहा तो वो सैंडस्टोन होगा। रफ सरफेस यदि लग रहा तो वो बेसाल्ट और लाइमस्टोन होगा। यदि क्रिस्टलाइन लग रहा है तो वो एग्जांपल उसका ग्रेनाइट का होगा। और यदि हनीकॉम्ब सरफेस उसका है तो वो एक ब्रिक और क्लिंकर होगा। ये आपका एग्जांपल है, थोड़ा सा इसको माइंड में रखना ये सब चीज। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, एक होता है पोरोसिटी। पोर्स मतलब जानते हो होल, तो वही चीज है यहाँ पे लिखा गया है, इफ एनी होल विच इज अवेलेबल इन एग्रीगेट। यदि एग्रीगेट में कोई होल प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि क्या चीज, दैट शोज पोरोसिटी, वो एग्रीगेट पोरोसिटी को दिखाएगा। आखिर पोरोसिटी क्या चीज होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। जो वॉइड्स होंगे एग्रीगेट में, जो वॉइड्स मतलब रिक्ति, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, वही चीज है। यानी पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। यानी कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा और टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट होगा, उसका रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी होता है। एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, पोरोसिटी जो होता है वह स्ट्रेंथ के क्या चीज होता है, इनवर्सली होता है। जाहिर सी बात है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जहां पे रहेंगे ज्यादा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ कम ही आएगा। ठीक है, पोर्स नहीं होना चाहिए, होल नहीं होना चाहिए, छिद्र नहीं होना चाहिए। अगला जो है नेक्स्ट स्टेप आपका, ये समझ गया ना, पोरोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या चीज होता है, डिफरेंस बिटवीन, ये 7वां प्रॉपर्टीज है, डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट इन सैचुरेटेड स्टेट। सैचुरेटेड स्टेट क्या चीज होता है कि वाटर कंटेंट अवेलेबल इन
एग्रीगेट, जब एग्रीगेट में वाटर कंटेंट अवेलेबल होगा तो वही उसका सैचुरेटेड स्टेट होता है, और कोई भी एग्रीगेट जो होता है नेचुरली सैचुरेटेड स्टेट में ही होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट इन सैचुरेटेड स्टेट टू द एग्रीगेट इन ड्राई स्टेट, आखिर एग्रीगेट ड्राई स्टेट में कब जाएगा? तो एग्रीगेट ड्राई स्टेट में जाता है जब हम लोग उसको ओवन में रखते हैं, लगभग 110 से 120 डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर वहां पे देते हैं तब। ओवन क्या होता है? तो ओवन एक होता है, एक कंटेनर टाइप होता है जिसमें टेम्परेचर हम लोग को दिया जाता है, और उसी में एग्रीगेट को रख करके पहले हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को देते हैं। पहले तो सैचुरेटेड स्टेट में है, उसके बाद हम लोग कंटेनर में रख दिए, वहां से जो थर्मोस्टेटिकली माइक्रो ओवन होता है वहां से ओवन से निकालेंगे, और जो सैचुरेटेड स्टेट में उसका वेट था और यहां से जो वेट आएगा उसका डिफरेंस हम लोग ले लेंगे, तो वही एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर निकल जाएगा, कितना वाटर उसमें से निकला है, कितना वाटर उसमें अवेलेबल था, यहीं से ना निकलेगा, वही चीज है। यहां तक क्लियर हो गया। अब मेन लास्ट पॉइंट यहीं तक आपका डिप्लोमा लेवल तक था। थोड़ा सा हम लोग हाई लेवल पे चलेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टीज होता है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। आप लोग पढ़ लिए होंगे इलास्टिसिटी क्या होता है, व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स रिमूव ऑन द बॉडी, यानी कि आफ्टर रिमूवल द एक्सटर्नल फोर्स एंड बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। जब हम लोग किसी बॉडी पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, यदि इस बॉडी पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कंप्रेसिव फोर्स, और ये थोड़ा सा क्या हुआ, इसके शेप में चेंजिंग आया, बट जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किए तो आफ्टर रिमूवल द एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, अपने जो शेप था उसमें रिगेन हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि इलास्टिसिटी इसमें थोड़ा सा है। देखो यहाँ पे हमने ऐसे किया, इसको ऐसे किया हमने, थोड़ा सा ये लचीला तो हुआ बट अपने शेप में आ गया, तो बोलेंगे कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इसमें है, वही चीज बोल रहा है यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में हुक्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यही चीज यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। स्ट्रेस, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होगा। हम लोग एग्रीगेट का देखते हैं ग्राफ, थोड़ा सा एग्रीगेट का, तो ये ग्राफ क्या होता है, सीधे ऐसे जाता है, यानी कि इसमें स्ट्रेन तो कम आता है बट स्ट्रेस इसका हाई आता है। स्ट्रेन कम है, स्ट्रेस हाई है, स्ट्रेन कम है, स्ट्रेस हाई है, स्ट्रेन कम है, स्ट्रेस हाई है, यानी कि स्ट्रेस बहुत कम स्ट्रेन पर ही स्ट्रेस हाई मिलता है। थोड़ा सा इस बात को समझना, बहुत कम स्ट्रेन पर ही स्ट्रेस हाई मिलता है, यानी स्ट्रेस का मतलब दूसर का भाषा में स्ट्रेंथ हाई है। तो वही चीज बोल रहा है कि जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि देखो यहाँ पे ई, हम लोग यहाँ से कांस्टेंट जैसे ही हटाएंगे तो ये ई एस आ जाता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बटा स्ट्रेस बटा स्ट्रेन आएगा, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा, स्ट्रेस ज्यादा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा तो स्ट्रेस ज्यादा। तो वही बोल रहा है कि स्ट्रेस ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, तो ये तो एग्रीगेट का हो गया। उसके बाद बताओ यहाँ पे सीमेंट पेस्ट का कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है, और बीच में जो होता है वो होता है कंक्रीट का। ये कंक्रीट का हो गया ग्राफ, ये हो गया एग्रीगेट का, और ये हो गया किसका, सीमेंट पेस्ट का। तो बताओ यहाँ पे तो किसका सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो गया, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसका, एग्रीगेट का, उसके बाद कंक्रीट का, उसके बाद सीमेंट पेस्ट का, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसका, उसके बाद कंक्रीट का, उसके बाद सीमेंट का। यहां तक समझ में आया। तो वही बोल रहे हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल स्ट्रेस। यहाँ पे स्ट्रेस तो मिल ही रहा है, इंटरनली स्ट्रेस मिल रहा है यहाँ पे, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वॉल्यूम चेंजिंग का, यानी क्रीप और श्रिंकेज वॉल्यूम चेंजिंग प्रॉपर्टीज क्या चीज है, क्रीप और श्रिंकेज। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज्यादा, स्ट्रेस ज्यादा तो स्ट्रेंथ ज्यादा तो क्रीप और श्रिंकेज वहां पे कम है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट है बॉन्ड स्ट्रेंथ। जिस भी एग्रीगेट का सरफेस यदि रफ होगा उसका बॉन्डिंग परफेक्ट होगा, हमने आपको बोला था वही चीज है कि बॉन्डिंग परफेक्ट होगा रफ एग्रीगेट का। बॉन्डिंग बिटवीन द रफ एग्रीगेट इज ग्रेटर देन, या बोल सकते हैं कि बॉन्डिंग बिटवीन द रफ एग्रीगेट एज कंपेयर टू द स्मूथ इज ग्रेटर। ओके, हाई सरफेस एरिया यदि जिसका हाई होगा उसका क्या चीज होगा, सरफेस एरिया जिसका हाई होगा उसका
स्ट्रेंथ हाई होगा, बॉन्ड हाई होगा, बॉन्ड अच्छा आएगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा। सरफेस एरिया किसका हाई होता है, तो एंगुलर का सरफेस एरिया हाई होता है एज कंपेयर टू राउंडेड का। ये समझ लेना थोड़ा सा। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगा, वेट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये सब थोड़ा सा समझ लेना। थोड़े से आते हैं हम लोग मॉइस्चर कंटेंट में। मॉइस्चर कंटेंट हमने क्या बताया था, अभी बताए हैं कि मॉइस्चर कंटेंट डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट इन सैचुरेटेड स्टेज, यानी कि जब एग्रीगेट मेरा सैचुरेटेड स्टेट में होगा, यानी कि हम लोग एग्रीगेट नेचुरली हम लोग को एग्रीगेट मिला, उसको हम लोग क्या करेंगे, वजन कर लेंगे, उसके बाद थर्मोस्टेटिकली ओवन में हम लोग रखेंगे, और उसके बाद जो एग्रीगेट का वजन आएगा, ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वही ना वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, कि वाटर कितना एब्जॉर्ब किए हुए था एग्रीगेट, वही चीज है। तो जितना ज्यादा फाइन होगा वाटर एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। हम पता होगा आपको। आखिर वाटर एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा समझो, वाटर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन समझते हो, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन इसका मतलब समझते हो, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या चीज होता है कि जो एग्रीगेट है उसके भीतर में ये पानी सूखा हुआ है, पानी यानी कि मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है इसके भीतर में। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि सरफेस पर मॉइस्चर कंटेंट है, सरफेस पर वाटर है, ये हो गया एडजॉर्प्शन। थोड़ा सा इसको समझ लेना, ठीक है। तो फाइननेस ज्यादा होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, फाइननेस कम होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा। बड़ा बड़ा एग्रीगेट होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा, छोटा छोटा महीन चीज होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, बल्किंग ऑफ सैंड, और वहां पे हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, फाइननेस मॉडुलस, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे स्ट्रेंथ में, उसके बाद आपका टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। तो बस भाई वीडियो का यही पेंट करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकर के आएंगे वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टीज थोड़ा सा जितना पढ़ा है उतना ही ध्यान देना, थोड़ा सा नोट्स बढ़िया तरीके से लिख दिए गए, टेंशन नहीं लेना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। फाइननेस मॉडुलस, ये यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा आपको, ठीक है। फाइननेस मॉडुलस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बल्किंग ऑफ सैंड, उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रेंथ में इंपैक्ट टेस्ट हो जाएगा, एब्रेशन टेस्ट हो जाएगा, सारे टेस्ट हम लोग, क्रशिंग टेस्ट हो जाएगा, सारे टेस्ट को हम लोग देखेंगे। तो बस भाई मेरे वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।